नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बांग्लादेश में एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में कहा गया कि 81% लोग, 81% लोग चाहते हैं कि ये इंटरिम जो गवर्नमेंट है वो पावर में बना रहे जब तक कि ये रिफॉर्म्स प्रोसेस ख़त्म ना हो। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि रिफॉर्म्स प्रोसेस की जो बात की है यूनिस साहब ने, जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है, तो कितना लंबा खींचेगा उन्होंने उसको कैसे बताया था। मैंने आपसे ये डिस्कस किया हुआ था पिछले वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिए। तो 81% लोगों ने क्या कहा कि ये इंटरिम गवर्नमेंट को रहना चाहिए और लंबे वक्त तक रहना चाहिए। उसके अलावा 71% लोग, 71% लोगों ने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है सही दिशा में चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मोहम्मद यूनिस साहब और उनके जो चले चपाटे हैं, प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो मंत्री बने बैठे हैं, वो चाहते हैं कि वो लंबे समय तक बने रहें अपने गद्दी के ऊपर। लेकिन इसके पीछे एक मज़ेदार कहानी है दोस्तों। आज मैं वो पहले उसके आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो सर्वे हुआ था, ये एक पब्लिक ओपिनियन के सर्वे हुआ था। उसमें उन्होंने क्या पूछा था कि देखिए, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है इस गवर्नमेंट को लेके और आप लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है इस गवर्नमेंट से, इसके ऊपर सर्वे हुआ था। मैं मोटे मोटे तौर पे आपका जो पहले 2 आंकड़े मैंने गिना है उसी के ऊपर पहले बात करूँगा। अब हुआ क्या था, ये सर्वे किसने कराया था? ये सर्वे कराया था ब्रैक इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट कंडक्टेड इन द सर्वे। इसका मतलब ये जो ब्रैक इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, BIGD, ये एक इंस्टीट्यूशन है विद इन, वहाँ पे बांग्लादेश में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, BRAC यूनिवर्सिटी, ब्रैक यूनिवर्सिटी। उसी के भीतर ये डिपार्टमेंट है, ये इंस्टीट्यूशन है जिसने ये सर्वे किया हुआ है। और ये जो सर्वे का जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को उन्होंने कहाँ डिक्लेयर किया था? उन्होंने डिक्लेयर किया था, एक फंक्शन हुआ था ढाका यूनिवर्सिटी में सितंबर 15 तारीख को, 2 दिन पहले। तो वहाँ पे ये सर्वे का जो रिज़ल्ट है, वहाँ पे एक डिस्कशन हुआ था। उस डिस्कशन का शीर्षक था 40 डेज ऑफ अपराइजिंग व्हाट पीपल आर थिंकिंग। ये शीर्षक था उस डिस्कशन का, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने इसको रखा कि 81% बांग्लादेश के लोग चाहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट लंबे समय तक रहे और रिफॉर्म्स प्रोसेस को लागू करे। इस जो मीटिंग का, ये डिस्कशन का चीफ गेस्ट कौन था? बड़े मज़ेदार है, इस कहानी सुनिए सिर्फ। उस चीफ गेस्ट थे बदीउल आलम मजूमदार। वो कौन है? ये जो मोहम्मद यूनिस साहब ने जो रिफॉर्म्स कमीशन बिठाए हैं ना, उसमें एक इलेक्टोरल सिस्टम का रिफॉर्म्स का कमीशन बैठा है। ये साहब जो है बदीउल आलम मजूमदार साहब, ये है उस कमीशन के हेड। अब ये पहले करते क्या थे? हेड तो है, करते क्या हैं? अगर हम इसके बारे में अगर हम बात करें, ये 1946 के पैदाइश है। वो अपने आप को बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट मानते हैं, डेवलपमेंट वर्कर मानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं और इलेक्शन एक्सपर्ट मानते हैं। आज के डेट में वो क्या है? ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर ऑफ द US बेस्ड चैरिटी द हंगर प्रोजेक्ट। US बेस्ड चैरिटी द हंगर प्रोजेक्ट। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे बांग्लादेश में। कॉमन कनेक्शन क्या है यूनिस साहब और इनके बीच? अमेरिका। मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना। यूनिस साहब का भी NGO है, इनका ये भी NGO में काम करते हैं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। आप इसका नतीजा निकालिए कि क्या है ये। अब बात करेंगे, ये जो सर्वे हुआ था, इस सर्वे का सैंपल के बारे में बात करेंगे हम। सैंपल मतलब क्या है? सैंपल मतलब कितने लोगों के बीच ये क्वेश्चन सारे इस सर्वे में पूछा गया
और कितनों, उन्होंने कहा है ना 81% बांग्लादेश के लोगों ने कहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट लंबे समय तक बना रहे, और 71% लोगों ने कहा कि सरकार सही दिशा में चल रही है। अगर हम बात करें सैंपल सर्वे के बारे में, कितने लोगों के साथ बात की गई है, पूछा गया है क्वेश्चन, तो पता चला कि उन्होंने बात की है 2363 लोगों के साथ बात की है। इसका मतलब 2663 पीपल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ होल ऑफ द बांग्लादेश, मतलब यही 2363 लोग ही बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने जो कही है यही बांग्लादेश के लोग चाहते हैं, सिर्फ 2500 लोग। समझिए बात को। और ये जो इन्होंने सर्वे किया हुआ है, ये सर्वे किया है उन्होंने अगस्त 22 से लेके सितंबर 5 के बीच। तो क्या सर्वे हुआ है, और ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जो कमीशन के हेड बने हैं, इनके साथ क्या जो रिलेशनशिप है, उनका यूनुस साहब के साथ क्या रिलेशनशिप, यार सब कुछ लग रहा है कि झोल झाल है। अब सर्वे जो है ये किसने कंडक्ट करी हुई है? मैंने तो कहा था आपको कि ये ब्रैक जो इंस्टीट्यूट का उसने किया हुआ है। अब ब्रैक इंस्टीट्यूट में एक सीनियर फेलो है, उसका नाम है मिर्ज़ा एम हसन। ये मिर्ज़ा एम हसन कौन है? ये मिर्ज़ा एम हसन कहा जाता है कि ये भी एनजीओ से जुड़े हुए हैं। ये 20 साल से इस तरह के कामों में जुड़े हुए हैं। उन्होंने DFID में काम किया है, द एशिया फाउंडेशन में काम किया हुआ है, मतलब जुड़े हुए संस्थाओं से काम किया हुआ है, द वर्ल्ड बैंक के संस्था, UNDP, केयर बांग्लादेश, और ऐसे इसी तरह के कई सारे NGOs के साथ वो उन्होंने काम किया हुआ है। और उनका भी यह है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है यूनाइटेड किंगडम में। उनका पढ़ाई लिखाई नहीं, मैं उनका जो ये कामकाज का जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़े हुए हैं, इधर वो UK से है या US से है, ये भी ये NGO वाले हैं। तो NGO का जो ब्रिगेड है अभी पूरे बांग्लादेश का जो एडमिनिस्ट्रेशन को वो कैप्चर करके बैठा हुआ है। आपको तो पता ही है, जैसे कि भारत में यही NGO ब्रिगेड जो है भारत में क्या कर रही थी, ऐसे ही भारत विरोधी गतिविधियां करती थी। ये सरकार आने के बाद, मोदी जी की सरकार जो आई, उसके बाद उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि फॉरेन फंडिंग किया जाता था ऐसे NGOs को इंडिया में, और क्यों कि भारत के खिलाफ वो दुनिया भर में दुष्प्रचार करे और भारत में सरकार जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ दुष्प्रचार करे। और इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका जो फेमा का वायलेशन किया था। फिर धीरे धीरे इन NGOs को हमारे देश से इधर उनको बैन कर दिया गया, या उन्होंने अपना दुकान बंद करके यहाँ से भाग गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ही एक एग्जाम्पल, उसी से हमें पता चल जाता है भारत में क्या हो रहा था। तो यही जो NGO ब्रिगेड है, अमेरिका के बैकिंग से पूरे बांग्लादेश में अभी हावी है। देखिए, मुझे पता है कि अमेरिकन कैसे काम करते हैं, क्योंकि मैं भी एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। कई साल मैंने भी उनके लिए काम किया हुआ है। तो कैसे काम करते हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करना, क्या करना, मुझे सब कुछ पता है इस बारे में। तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि अमेरिका कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने खुद अपने आंखों से ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 81% लोग चाहते हैं कि लंबा रहे जो गवर्नमेंट, और 13% लोग उनमें से चाहते हैं कि इलेक्शंस जल्द से जल्द होनी चाहिए। अपना खुद का सैंपल का टुकड़ा है और खुद के लोग हैं। अगर 13% नहीं दिखाएंगे सर्वे के रिजल्ट में तो लगेगा कि फज्ड है, तो इसीलिए इन्होंने दिखाया है।
अब मैं बात करूंगा BRAC यूनिवर्सिटी के बारे में। BRAC यूनिवर्सिटी क्या चीज़ है, मैं थोड़ी आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ी बताना चाहता हूँ। BRAC यूनिवर्सिटी जो है वो बांग्लादेश का एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये बांग्लादेश का प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये 2001 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? इसको इस्टेब्लिश किया था फजल हसन आबेद ने। ये कौन थे? इन्होंने BRAC के नाम से इन्होंने एक NGO शुरू किया था 1972 में। 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली। वो रहते थे UK में, पढ़ाई लिखाई UK में, सारी चीज़ें UK में। वहाँ से वो 71 में वापस आ गए, 72 में NGO खोल दिया और वहाँ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब काम उन्होंने करना शुरू कर दिया, करते रहे। उनको 1980 में जो है, क्या नाम है उसका, जो रेमन मैगसेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप मिला था 1980 में, 1980 में। उसके बाद द डेविड रॉकफेलर ब्रिजिंग लीडरशिप अवार्ड मिला था 2007 में। देखिए डीप स्टेट का जो कनेक्शन कितने दिनों से यूनुस साहब को जैसे इन्होंने अपने लिए पाल के पोस के रखा हुआ था, इसी तरह से इस इंसान को भी उन्होंने कैसे अपने कब्जे में रखा था। ये जो हैं ये यूनुस साहब से भी उम्र में बड़े। तो यूनुस साहब अभी 84 साल के हैं। ये अभी फैज़ल साहब जो है, वो फजल साहब जिंदा नहीं है, उनका 2019 में देहांत हो गया है। लेकिन अगर वो जीवित होते तो आज की डेट में वो 88 साल के होते, 88 ईयर्स ओल्ड होते। तो 4 साल बड़े हैं यूनुस साहब से। कनेक्शन देखिए, ये सारे यूनुस साहब का भी वही ग्रामीण बैंक वाला NGO, इनका भी ये BRAC NGO। फिर क्या हुआ, उन्होंने 2001 में यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी को चलाया, यूनिवर्सिटी को बढ़ाया सारे। और अभी उनकी बेटी जो है वो अभी इस यूनिवर्सिटी को चलाती हैं। और उनकी जो बड़ी बेटी है उनका नाम है तमारा हसन आबेद। ये भी कहाँ पढ़ी हुई है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो जितने भी NGO ब्रिगेड हैं वो सारे बांग्लादेश के, वो सारे बाहर के पढ़े लिखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो डीप स्टेट के जो एकदम निचले दर्जे के लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। यूनुस साहब को छोड़ के, यूनुस साहब जो है ऊंचे दर्जे के डीप स्टेट के लोगों के साथ उठना बैठना है। अब मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्यों इतने फोकस करके मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी के जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ना देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ था, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुए थे और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जॉब कोटा के लिए हुआ था। अब उसके बाद आपको पता है पूरी कहानी। ये जो प्रोटेस्ट्स को कंटिन्यू करते रहे, कौन फ्यूल कर रहा था? ये यूनिवर्सिटी के स्टाफ ही फ्यूल कर रहे थे। अगर ढाका यूनिवर्सिटी की बात करें तो प्रो पाकिस्तान और प्रो अमेरिका जो प्रोफेसर्स हैं वो बिल्कुल भरे पड़े हैं ढाका यूनिवर्सिटी के भीतर। देखिए प्रो जमात के जो लोग हैं वो कुछ प्रोफेसर्स हैं तो वो प्रो पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। और कुछ है जो कि अमेरिका में पढ़े लिखे हैं, अमेरिका से उनको फेलोशिप मिलता है, ग्रांट मिलता है, तो वो दुम हिलाते हुए अमेरिका जो बोलता है वही करते रहते हैं। तो प्रो पाकिस्तान प्रो अमेरिका, ये ढाका यूनिवर्सिटी जो कि सरकारी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। अब हम बात करेंगे BRAC। अरे BRAC का फुल फॉर्म तो मैं बताना ही आपको भूल गया। BRAC यूनिवर्सिटी का BRAC का फुल फॉर्म है बांग्लादेश रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस कमिटी। तो अजीब लगता है सुनने में, इसीलिए BRAC यूनिवर्सिटी सही है। अब ये BRAC यूनिवर्सिटी और ये जो ढाका यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनमें से ये ज़्यादातर लोग एंटी इंडिया बातें करते हैं और एंटी इंडिया आर्टिकल्स छापते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अगर BRAC यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो वहाँ के 2 प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स हैं। एक का नाम है फिरदौस आज़िम
वो मोहतरमा हैं प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर, और वो एक संस्था है महिलाओं के लिए, एक संस्था नारी पक्षो करके एक संस्था है, वो उसके भी मेंबर हैं और प्रोफेसर है इंग्लिश के, ये ब्रैक यूनिवर्सिटी में। और उनके साथ और एक है मंजूर हसन साहब, ये है ब्रैक में सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस, उसी यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे वो प्रोफेसर हैं। तो ये जो दो हैं, उन्होंने एक आर्टिकल में अपना ओपिनियन दिया था। ये एंटी इंडिया एक आर्टिकल लिखा गया था, ये छपा था, ये उसका शीर्षक था कॉल फॉर ढाका, कोलंबो एंड काठमांडू फॉर एन एंड टू इंडियन इंटरफियरेंस। ये प्रथम आलो करके एक बांग्लादेश में अखबार है, उसमें छपी थी अगस्त 10 तारीख को 2024 में। प्रोफेसर फिरदौस आज़िम, मंजूर हसन, ये दो बांग्लादेश के थे। और ये एक्चुअली क्या था, ये सिविल सोसाइटी की ओपिनियन लिया गया था, तो सिविल सोसाइटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये ब्रैक यूनिवर्सिटी के दो मोहतरमा और ये साहब जो है मंजूर हसन। उसके अलावा कोलंबो से एक थे शख्स, नेपाल से 2 शख्स थे। तो कुल मिला के ये पांचों जो जने जो हैं वो भारत विरोधी अपना जो है ओपिनियन उसमें दिया हुआ था। तो ये ब्रैक यूनिवर्सिटी जो है ये ढाका में ही है। ये ढाका यूनिवर्सिटी के अलावा ये एक जगह है जहाँ पे भारत विरोधी जो है दिमाग में माने स्टूडेंट्स के उनके दिमाग में बीज बोई जाती है। दे पॉइजन द माइंड्स ऑफ द यंग स्टूडेंट्स ऑफ ब्रैक यूनिवर्सिटी अगेंस्ट इंडिया। ये बात हो गई। अब ये ब्रैक यूनिवर्सिटी जो है, अब मैंने आपको कहा है कि यूनिस साहब का और वो जो हसन साहब का, जो ब्रैक यूनिवर्सिटी के फाउंडर है, उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, क्यों ना, हसन साहब तो नहीं रहे। अब ये यूनिस साहब जो हैं, उनको अभी गद्दी में रखने के लिए ये सारा जो है, जो कहानी जो है अभी प्लेट पे सजा के रखा गया कि सर्वे हुआ है, सर्वे में लोग जाते हैं। अगर आप आम बांग्लादेशी को पूछे जाके कि आपने जो है सर्वे में भाग लिया था, तो उनको बोला हमें पता ही नहीं कि सर्वे हुआ था, कब हुआ था। और ये जो सर्वे हुआ था, कहा जाता है कि पूरे बांग्लादेश के लोगों से ये ओपिनियन लिया गया है, सिर्फ ढाका शहर में नहीं। तो ये अमेरिका बैक्ड जो एनजीओ ब्रिगेड और जो ये यूनिवर्सिटी जो है, क्यों ना, अगर देखा जाए तो ये यूनिस साहब जो है वो प्रोफेसर है ना, वो पहले तो प्रोफेसर ही करते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। अगर मुझे सही से ध्यान है तो वो चिटागोंग यूनिवर्सिटी में शायद पढ़ाते थे, थोड़ा मुझे इतना ध्यान नहीं है, आप लोग थोड़ा पता कर लीजिएगा। तो जो यूनिवर्सिटी के जो बैकिंग है, इसीलिए तो है उनको। और फिर अमेरिकन एनजीओज, जो अमेरिका बैक्ड एनजीओज जो है, वो एक्चुअली में क्या है, अमेरिका चाहता है कि वो कंटिन्यू करे। यूनिस साहब बोल रहे हैं कि देखिए इतना प्रेशर है, अमेरिका को उन्होंने बोला होगा कि इतना प्रेशर, अमेरिका ने कहा होगा घबराने की बात नहीं है, एम्बेसी में हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो डायरेक्शंस देंगे, यूनिवर्सिटी वगैरह सारे स्टूडेंट्स वगैरह जो है लीडर्स, हम उनको तो सेट करके रखे, पैसे दे के वो सारे काम करेंगे, आप आराम से गद्दी में बैठो, ऐश करो ऐश। और जो स्टूडेंट्स रखा है उनका भी तो लाइफ हमने सेट कर दिया है। वो प्रोफेसर लॉ मिनिस्टर अभी बन के बैठा हुआ है, उसका भी लाइफ सेट है, कोई घबराने की बात नहीं, वो सारे तुम्हारे बैकिंग करेंगे, अभी तुम सिर्फ जो हम बोलेंगे वही करो। यही अभी चल रहा है। और बांग्लादेश का प्रेस, पहले तो उनको बहुत डर लग रहा था शेख हसीना के टाइम पे, अब प्रेस फ्रीडम है, लेकिन उनको ये सारी बातें दिख नहीं रही हैं। दिखेगी कैसी, क्योंकि ना स्टूडेंट्स जो अभी मंत्री बन के बैठे हैं, इतना मारेंगे, भगा के स्टूडेंट्स भेज के जो हालत ख़राब कर देंगे वो। तो इसीलिए चुप, प्रेस भी अभी चुप, अभी कुछ नहीं बताएंगी, वो अभी साइलेंटली बैठेगी, क्या करेगी वो भी वैसे ही है। और पैसे भी कमाने हैं अभी प्रेस वालों को, तो इसी तरह से वो अपना चलाएंगे। बांग्लादेश के लोगों तक कोई जो खबर, जो सही खबर है, अभी पहुंच नहीं रही है। जो भी कहानी
ये जो यूनिस साहब के गवर्नमेंट जो बना के सजा के दे रही है उसी के वो छाप रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यूनिस साहब ने क्या कहा, प्रेस का फ्रीडम होना चाहिए। आप लोग हमारे सरकार को भी क्रिटिसाइज़ करो भाई, उनकी रीढ़ की हड्डी आपने तोड़ दी है, उनको बिठा दिया है, अब कैसे करेंगे वो लोग? कुछ नहीं करेंगे, वो आप ही की जो है, जो आप परोस के देंगे उसी को आप आपके लोगों तक पहुंचाएंगे वो। तो अब क्या है, अब क्या हुआ कि यूनिस साहब ने 6 कमीशन बिठाए हैं। अभी मुझे पता चला कि ये, मैंने एक्चुअली में रिसर्च करा कि पता चला अक्टूबर 1 तारीख से ये कमीशंस अपने ऑफिसेस शुरू करेंगी, मतलब कामकाज शुरू करेंगी। और ये जो कमीशन है वो 3 महीने के भीतर अपना जो रिपोर्ट प्रदान करेगी, और रिपोर्ट प्रदान करने के बाद यूनिस साहब का कहना है कि चंद दिनों में, 3 से लेकर 7 दिनों के भीतर हम जो है सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करके एक जो है रिकमेंडेशन जो होगा उससे हम रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि एकदम टाइम बाउंड तरीके से सब कुछ हो जाएगा, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। यूनिस साहब 3 महीने बहुत दूर है, अभी अक्टूबर 1 तारीख, अभी तो ये सितंबर ही ख़त्म नहीं हुआ है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब इस दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा, उन्होंने भी शक जाहिर की कि ये सर्वे क्या है, हमें तो नहीं पता किसने सर्वे किया, कैसा सर्वे था, कि उनको भी जो है ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है ना। क्यों हो रहा है उनको? अब जैसे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात, इन लोगों को भी सफोकेशन हो रहा है। क्यों ना? इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, समय हाथ से निकल रहा है। यूनिस साहब अगर लंबे अरसे तक बैठे रहे तो क्या होगा, जो उनका जो इलेक्शन जीतने के जो चांसेस हैं वो कम होते जाएगी। क्यों ना? अमेरिका का प्लान कुछ और है, मैंने पहले भी बताया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा, अमेरिका का प्लान क्या है, मैंने उसमें जिक्र किया हुआ है। अब इस बीच यूएस के टीम जो है वो आके पहुंच गई है बांग्लादेश में। यूएस के टीम में कौन कौन आए हैं? यूएस के टीम में आए हैं यूएस के जो ट्रेजरी असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्रेंट नेमन, फिर डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो एशिया का, जो सेंट्रल एशिया, साउथ एंड सेंट्रल एशिया के जो चार्ज है, जो तख्ता पलट एक्सपर्ट, रिजीम चेंज एक्सपर्ट डोनाल्ड लू, उनके साथ वो आए हैं USAID डिप्टी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एशिया जो है अंजलि कौर, और एक है असिस्टेंट US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच। ये 4 महानुभाव आ गए, पहुंच गए। पहली बात क्या हुई कि देखिए 2021 से 2026 तक USAID ने कहा है कि $1 बिलियन जो है वो एड देगी। USAID ने 2021 से 2026 के बीच, इसका मतलब शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम उन्होंने जो कमिट किया था उसका जो है एक इंस्टॉलमेंट वो लोग देंगे अभी 2024 में। क्यों ना? 2026 तक ये चलेगा, इसका मतलब 5 साल, हर साल 200 मिलियन। तो इस बार का जो है कोटा ये 200 मिलियन ये देंगे ये बांग्लादेश को। 200 मिलियन बहुत बड़ी रकम है, यूएस एड दे रहा है ना। ये सिमिलर चीज़ जो है ये यूएस एड क्यों देती है? ये बोलती है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करना, जो डिपार्टमेंट्स में जो है वो सारी चीज़ों को सही करना, इसके लिए ये एड देती है। ये सिमिलर थिंग ये चीज़ जो है उन्होंने पाकिस्तान को भी, ये डोनाल्ड लू जो है ना, उन्होंने भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था कि देखिए हम पाकिस्तान को $101 मिलियन देते हैं, ये पाकिस्तान का डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन करेंगे, उनका जो है फाउंडेशन जो है जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव फाउंडेशन जो है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, और लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हम रेस करेंगे। बहुत ये जो है ये अमेरिका का प्लान होता है। इसका कंडीशन था पाकिस्तान को देने के लिए कि पाकिस्तान अगर चाइना के साथ अपना रिश्ते काट लेगा तो ये देगा।
तो इसी तरह से 202 मिलियन दे रहे हैं अभी यूएस। इतना याद रखिए, कभी भी यूएस से मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई एड देता है उसके प्री कंडीशंस होते हैं। तुम चाइना के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते हो, तुम रशिया के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकते हो, हम जो बोलेंगे वही करोगे, ये रहता है। इसीलिए तो शेख हसीना को ये खामियाजा भुगतना पड़ा, उनको रिजीम से हटना पड़ा, उनका रिजीम चेंज किया गया। यही डोनाल्ड लू अभी जो आया है, ये वही डिसाइड करता है यूएसएआईडी दिया जाए या ना दिया जाए। यही डोनाल्ड लू डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड बैंक से बांग्लादेश को लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही डिसाइड करेगा आईएमएफ से लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यार बहुत बहुत जो है षड्यंत्र बहुत बड़ा होता है ये, ऐसे आम आदमी कोई समझ नहीं सकता। जियो पॉलिटिक्स जो सबकी बस की बात नहीं है समझना भी। इसीलिए हम लोग जो बनाते हैं वीडियोस आपके लिए सहूलियत के लिए, कि आप समझ सके कि अंदर की बात क्या है। आप मान के चलिए हर यूट्यूबर बहुत गहरी रिसर्च करने के बाद ही एक वीडियो बनाता है, बगैर रिसर्च के कोई नहीं वीडियो बनाता। तो अब क्या हुआ, अब 200 मिलियन डॉलर्स तो देंगे अभी। फिर वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने किससे मीटिंग की? उन्होंने मीटिंग की बांग्लादेश के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर के साथ। उन्होंने कहा कि हम $1 बिलियन देंगे, लेकिन उसमें भी शर्त है। जो लोन से एनपीएस हैं बहुत ज़्यादा अभी, जो कि लोन की रिकवरी नहीं होती, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो लोन की जो रिकवरी नहीं होती ना, आप लोन देते हो, लोन की जब रिकवरी नहीं होती है तो बैड लोन्स डिक्लेयर हो जाते हैं। तो अब इनका कहना है कि 4 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। जब ये हो जाएगा तो ये मेनली ये पहले देंगे $750 मिलियन सिर्फ इस काम के लिए। आगे चल के वो $250 मिलियन देंगे। वो किस लिए देंगे? कि जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके बदले लोन दिया जाए और गारंटी फैसिलिटीज़ के लिए। तो बहुत झोल है इसमें, ये इतनी आसान बात नहीं है जो ये हो सकता है। फिर क्या हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है कर्मकर्ता आए, वो भी सेंट्रल बैंक के बात की। उन्होंने भी कहा है कि हम $1.5 बिलियन के लोन देंगे, लेकिन हमारी भी शर्तें हैं। जितने भी बैड लोन्स हैं वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को आप रिस्ट्रक्चर करोगे, फिर स्मॉल और मीडियम जो स्केल जो सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर ध्यान दोगे। तो बहुत सारी बातें हैं, ये इतने जल्दी कोई चीज़ नहीं होगी, और ये सारे लोन दिसंबर से पहले मिलने वाली नहीं है। तो 3 महीने तक इनको खींचना पड़ेगा। तो ये बात हो गई कि अभी यूएस टीम चली जाएगी। अब क्या होगा, अब जो है यूनुस साहब जो जाएंगे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को वो एड्रेस करने जाएंगे। रशिया ने क्या कहा? रशिया ने कहा कि ये तो एक इलेक्टेड स्टेट हेड नहीं है, इनका कोई वो अस्तित्व जो है, ये व्हाट इज़ हिज, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दिस पर्सन, ये तो लीगली इलेक्टेड कोई हेड नहीं है, तो इनको अलाउ किया ना जाए। फिर भी जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। क्यों ना, रशिया का जो है अभी यूक्रेन वॉर को लेके बहुत अपोजिशन है सबसे, तो ये स्पीच देंगे। अब मोहम्मद यूनुस साहब जो जाएंगे सितंबर 22 तारीख को न्यूयॉर्क यूएन हेडक्वार्टर्स जाएंगे वहाँ स्पीच देने। उनके साथ कौन कौन जा रहे हैं, ये मज़ेदार बात देखिए। उनके साथ जाएंगी ब्रैक यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट है आयशा सिद्दीका तिथि, और एक है मैनेजिंग डायरेक्टर शाहिदुल आलम। ये कोई आर्टिस्ट हैं शायद, मुझे नहीं पता, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया, लेकिन ब्रैक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जाएगी। कनेक्शन देखिए, ब्रैक यूनिवर्सिटी हर जगह मौजूद है ढाका यूनिवर्सिटी के अलावा। अब उनके अलावा जो है और 7 जने जाएंगे। उनमें से कौन है? उनकी अपनी बेटी जाएगी, फिर चीफ एसडीजी कोऑर्डिनेटर वो जाएंगे, फिर जो इकोनॉमिस्ट देवप्रिय भट्टाचार्य जो उन्होंने अभी बिठाया है, जो कि बहुत सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं उनके बांग्लादेश के, वो भी जाएंगे। और उनके चहेते चीफ एडवाइज़र स्पेशल असिस्टेंट
वो कौन है? महफूज आलम। अगर महफूज आलम के बारे में आपको नहीं पता है, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो स्टूडेंट्स और ISI लिंक के बारे में, देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा वो कौन है। और ये कहा जाता है कि वो सितंबर 22 को जाएंगे, सितंबर 27 तक, और जल्दी वो वापस आ जाएंगे। इस बीच क्या हुआ है? इस बीच ऐसे हुआ है कि शेख हसीना जब तक थी तब जो है, जो ये टेरर आउटफिट्स जो है बिल्कुल चुप बैठे हुए थे, चू चपाट भी नहीं करते थे। अब क्या हुआ है, जैसे कि तख्ता पलट हुआ और यूनिस साहब बैठ गए गद्दी पे, तो क्या हुआ, अभी नए नए जो है टेरर सिंपथाइजर्स जो है वो अभी अचानक से दे आर सरफेसिंग, मतलब अपने जो है चेहरा लेके सामने आ रहे हैं। अब जैसे कि एक शख्स है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए और भारत के साथ दुश्मनी करनी चाहिए। ये शख्स हैं ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर। उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रोफेसर शहीदुज़्ज़मा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स लाने चाहिए और हमारे बॉर्डर जो है भारत की ओर उसको निशाने बना के रखना चाहिए भारत को। इससे क्या होगा, भारत जो है वो डर जाएगा। हम गौरी मिसाइल लेके आएंगे जो कि नॉर्थ बंगाल को हिट करेगा और चिटागोंग हिल ट्रैक्ट में रखेंगे तो पूरे उस भारत के उस हिस्से को भी हिट करेगा। तो ये पूरा हम लोग ऐसे करेंगे कि भारत पूरा डर जाएगा, एकदम डर के हाथ पैर उसके कांपेंगे। हाँ भाई, मोदी जी ऐसे ही तो उनके हाथ पैर कांपते हैं ना। तुमने बोल दिया, हाथ पैर कांपने लगे। इसीलिए तो शहबाज शरीफ रगड़ रगड़ के बोल रहा है कि भाई मोदी साहब आइए, SCO अटेंड कीजिए समिट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो पाकिस्तान से दोस्ती करनी है इन साहब को और न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए इनको। उन्होंने एक चीज़ कहा कि भारत ऐसे करेगा कि बांग्लादेश का जो है वो एक एक हिस्सा ऐसे कैप्चर कर लेगा जो अपना जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना लेगा। और हम अगर भारत को इससे दूर रखना है, भारत को हमसे दूर रखना है, तो हम पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी हमें करना है। और पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान हमसे दोस्ती चाहता है, हमसे अमन चाहता है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का और हमारा जो एनिमी है, कॉमन एनिमी है, वो है भारत। तो पाकिस्तान चाहता है कि हमें हमारे हेल्प करे, लेकिन इंडिया जो है सन 71 से हमें बांट के हमें बिल्कुल अलग कर दिया पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है हमारा हिताधिकारी है, वो हमारा अच्छा चाहता है। तो इसीलिए पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर वेपन्स देगा, ज़रूर देगा। तो ये उस शख्स ने कहाँ कही है पता है आपको? ये मिलिट्री ऑफिशियल्स को वो संबोधित कर रहा था। एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स का, वहाँ पे इस आदमी ने कहा है। ये नाम उसका है प्रोफेसर शहीदुज़्ज़मा, उसका नाम है ये। पाकिस्तान उसका नेचुरल लाई है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक नोटोरियस आदमी है। ये इसका जो है जो जमात इस्लामी के साथ एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। तो जैसे बोलते हैं बांग्ला में ना कि खेते नहीं सूते रंगा पाती, वो वैसे ही है। जैसे कि एक शेर है ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो वही बात हो गई कि खुश रखो अपने आप को। ये सोचो कि न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे और भारत डर जाएगा। ऐसे होता रहा तो बहुत कुछ हो सकता था। और रही बात भिखमंगे पाकिस्तान, भिखमंगे पाकिस्तान जो है तैयार बैठा हुआ है। कोई भी कुछ मांगेगा वो बेचने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो अगर उसका बस चले तो उसके अपने जो सलवार कमीज है वो भी बेच दे पैसे के लिए, ऐसा इतना भिखमंगा है। और ये बांग्लादेश जो है, इसकी खरीदने की औकात हमें पता है। $1 बिलियन का जो हमारा बिजली का बिल उसको दे नहीं पा रहा है वो,
अब बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं, चला है न्यूक्लियर वेपन खरीदने। और यूनिस साहब जो है पता नहीं, वैसे भी देखिए पाकिस्तान का क्या हुआ, पाकिस्तान वही गौरी मिसाइल के कुछ पार्ट्स वार्ट्स खरीद रहा था चाइना से, तो अमेरिका को पता चल गया, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी चाइनीज़ कंपनीज में। पाकिस्तान बोल रहा है क्यों सैंक्शंस लगाया, रोते रहा। अब क्या करेगा, तेरा बाप है अमेरिका, और अमेरिका तेरा बाप है, अब बांग्लादेश का भी बाप बन चुका है वो, और ये चले पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स खरीदने। पता है ना, नॉर्थ कोरिया को बेच रहा था AQ खान, चुपके से बेचा था न्यूक्लियर वेपन चाइना के कहने पे। अब नॉर्थ कोरिया क्या सैंक्शंस लगा के बैठा हुआ है, इतने सैंक्शंस लगे हैं कि खाने को नहीं है नॉर्थ कोरिया। कोई जाओ घूम के आओ, फिर पता चलेगा नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है। वही चाहता है बांग्लादेश, तो वही सही। और यूनिस साहब का क्या है, उन्होंने खुली छूट दे रखी है ना इन जो है मोटर माउथ जो है, जो कि कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बक रहे हैं। और बेसिकली एंटी इंडिया रैंट जो है, भारत विरोधी जो है बातें जो भी कर रहा है, उनके ऊपर लगाम नहीं कस रहे हैं यूनिस साहब। खुद ने तो उन्होंने शुरू की थी ना, फ्रांस पे बैठे हुए उन्होंने शुरू करी थी। और इससे पता चलता है उनका भी जो है मनोस्थिति क्या है भारत को लेके। और अमेरिका के साथ जिसने पंगा ली, उसका क्या हालत हुआ पता है आपको। जैसे कि अमेरिका, अभी पाकिस्तान क्या है, अभी पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से, तो अमेरिका ने क्या कहा, बेटा चाइना के साथ दोस्ती ख़त्म कर, फिर तुझे जो एड मिलेगा। तो उसको लात मारी एक, और सैंक्शंस लगा दिए कंपनियों पे। और फिर ईरान की हालत क्या है आपको पता है, ईरान का 1979 से सैंक्शन लगा हुआ है, ना किसी को तेल बेच पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। इतना तेल के खदान भरे हुए हैं, भंडार हैं तेल के, कुछ नहीं कर पा रहा है। और सुभान अल्लाह, अफ़गानिस्तान की हालत सबको पता है। तो पाकिस्तानी प्रेमी जो है बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, वो अगर चाहते हैं पाकिस्तान से दोस्ती, तो बल्ले बल्ले कर लो दोस्ती। और पाकिस्तान के पास अभी एक नया ख़जाना मिला है पाकिस्तान को, ब्लू वाटर इकोनॉमी। उसके समुंदर के नीचे तेल के खदान मिले हैं, तेल भी बेचेगा तुम लोगों को, तेल की जगह कहीं पानी ना बेच दे, देख लियो। अच्छा, अब उन्होंने और एक चीज़ की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं, उनका 76th डेथ एनिवर्सरी कमेमोरेट किया। और उसमें क्या कहा उन्होंने कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के फाउंडर है, तो पाकिस्तान के फाउंडर मतलब हमारे फाउंडर हुए। अगर वो ना होते तो आज बांग्लादेश ना होती। भारत ने इंटरफियर करके बांग्लादेश को हमारे जो फाउंडर है उनसे अलग कर दिया। भाई तुम लोग लैंग्वेज के ऊपर लेके अपना इंडिपेंडेंस लड़े थे ना, बांग्ला लैंग्वेज को लेके, क्योंकि ना वो इम्पोज कर रहे थे उर्दू, उसी के ऊपर शेख मुजीबुर रहमान और जो मुक्ति बाहिनी वगैरह वही उसी के ऊपर लड़े थे। फिर जो एट्रोसिटीज़ हो रही थी, पाकिस्तानी आर्मी जो कर रही थी तुम लोगों के ऊपर, इसीलिए तो इंडिपेंडेंस फाइट किया था तुम लोग इंडिपेंडेंस के लिए। अब क्या बोल रहे हो, अब बोल रहे हो कि हमें उर्दू इम्प्लीमेंट करना है। इसका मतलब बांग्ला भाषा हटा दो, उर्दू अभी शामिल कर लो। और दूसरी बात, क्या पाकिस्तान का फ्लैग तुम्हारा फ्लैग बनाओगे? फ्लैग चेंज करने वाले हो ना? आर यू गोइंग टू रिप्लेस बांग्लादेश फ्लैग विद पाकिस्तानी फ्लैग? आर यू गोइंग टू रिप्लेस बांग्लादेश नेशनल एंथम विद पाकिस्तान नेशनल एंथम? हाँ, नेशनल एंथम भी पाकिस्तान के लेके आओगे? यही है ना जमात वाले और उसके जो टट्टू, यही सब सोच रहे हो ना? तो बेसिकली उनका ये कहना है कि जिन्ना के बगैर बांग्लादेश बनता ही नहीं, और वो था इसीलिए बांग्लादेश बना। इसीलिए उसने जो बातें कही थी पाकिस्तान को लेके, वो सारी बातें बांग्लादेश में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अच्छी बात है, अगर कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। इतना ही क्यों, फिर से दोबारा मिल जाओ ना, मर्ज विद पाकिस्तान, सबसे बढ़िया बात होगा वो बात। मर्ज योरसेल्फ विद पाकिस्तान, द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दो भिखमंगे बैठ के घूमोगे दुनिया भर में भीख मांगते हुए। तो ये अभी जमात वाले क्या कर रहे हैं, जमात वाले अभी मान के चलिए ढाका शहर के अलावा
जो यूनुस साहब का कहीं पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, चट्टग्राम के कॉक्स बाज़ार में जमात के छात्र जो थे, उनका जो एक लीडर लड़कियों को शाम के वक्त जो बीच में थी उनको डंडे से पीटा। अगर यकीन नहीं हो रहा, सोशल मीडिया में ढेरों वीडियोस पड़े हैं। उनको पीटा, क्यों पीटा? क्योंकि ना वो उन्होंने हिजाब क्यों नहीं पहनी। मैंने एक वीडियो में आप लोगों से कहा भी था कि ये जो है बांग्लादेश अफ़गानिस्तान बन के ही रहेगा। वो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद कर देंगे, लड़कियों का पढ़ना लिखना बंद करेंगे, हिजाब के अंदर रखेंगे, बोलने भी नहीं देंगे पब्लिकली, और हिजाब और बुरखे में रखेंगे। ये वो चाहते हैं। और कॉक्स बाज़ार अगर मैं बोलूँ, चट्टग्राम इलाका जो बोलूँ, वो इलाका पता है आपको, यूनुस साहब जो है, यूनुस साहब की पैदाइशी चट्टग्राम में है। वहाँ के हैं वो, वहाँ के हैं, कॉक्स बाज़ार वहीं उसी इलाके का है एक जगह। और देखिए यूनुस साहब का कोई कंट्रोल नहीं है, बेधड़क कुछ भी कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ढाका शहर के अलावा उनका कंट्रोल कहीं पे भी नहीं है। और हिंदुओं के साथ इतनी एट्रोसिटीज़ हुई हैं। उसके अलावा यहाँ अब क्या है, अब यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स जो है, उनका जो टीम वहाँ बैठी हुई है। अब वो क्या बोल रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं लोगों को कि सामने आओ, हमें अपना जो पक्ष दो, क्या क्या एट्रोसिटीज़ हुई हैं। तो हिंदुओं के साथ जो एट्रोसिटीज़ हुई है उसको भी तो उनको टीम को देना है, यूएन की टीम को। क्यों नहीं देंगे? 20% आबादी था जब आज़ादी हुआ था हिंदुओं का, आज आके 8% में आ गया है। कहाँ गए इतने सारे हिंदू? तो हिंदुओं को जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए बांग्लादेश के भीतर। और इतना एंटी इंडिया जो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया, तो इसका फलस्वरूप क्या हुआ? देखिए, एंटी इंडिया भूल जाइए, ये जो इन्होंने करा हुआ है इतने दिनों से, ये जो प्रोटेस्ट वगैरह जो सारे, क्या हुआ न, पूरी जो उनकी जो फॉरेन रेवेन्यू अर्निंग जो इंडस्ट्री थी रेडीमेड गारमेंट्स की, वो बिल्कुल ठप। अब आ रहा है उनको मज़ा, क्यों ना। देखिए, कच्चा माल जो है उनके यहाँ जो लोकली जो प्रोड्यूस होता है, बहुत उसका जो दाम बहुत ज़्यादा है। तो रेडीमेड इंडस्ट्री के जो मालिक हैं वो चाहते हैं कि कच्चा माल भारत से लाए, वो इंपोर्ट करे। लेकिन अब क्या हुआ है, जो भी विदेशी इंपोर्टर जो बांग्लादेश से इंपोर्ट करते थे कपड़े, वो अभी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से इंपोर्ट करना खतरे से खाली नहीं है, वो अभी आ रहे हैं भारत। तो भारत में नाउ एट दिस मोमेंट, अभी के वक्त में भारत अभी रेडीमेड गारमेंट्स का वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। अब ये जो इंपोर्टर्स हैं, जो कि बाहर के देशों से जो इंपोर्ट करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स, वो भारत से बोल रहे हैं कि भाई हमें बना के दो कपड़े। तो भारत में क्या हुआ है, जितने बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अभी टेक्सटाइल मिल्स और जो रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री बिठानी शुरू कर दी है। जो $2 बिलियन का जो है बिजनेस, वो सीधे बांग्लादेश से ट्रांसफ़र होकर अभी भारत आ रही है। और बेसिकली ये अपना यूपी में एक टेक्सटाइल जो हब जो है वो तैयार किया गया है, वहीं पे ये सारे सेटअप हो रही है। बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगी ये प्रोडक्शन। तो अभी बांग्लादेश का जो भी इकलौता रेवेन्यू अर्निंग इंडस्ट्री था, वो भी बंद होने वाला है। और एक कारण है, देखिए, जो वेतन है जो इन फैक्ट्री वर्कर्स को दिया जाता था, वो भी बहुत कम है। और फैक्ट्री ओनर्स जो हैं वो दे भी नहीं रहे थे सही ढंग से। ऊपर से अभी जो कच्चे माल का जो प्राइसेस है वो जब ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इनके ऊपर जो बोझ जब फैक्ट्री ओनर्स के ऊपर होएगा, तो ये अपना इनका जो है वेजेस वो काटेंगे, तो और भी खस्ता हालत हो जाएगा। तो अभी क्या है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट तो था, अब और ज़्यादा बढ़ गया अभी बांग्लादेश में, मान के चलिए ये बात। और एक बात है कि बांग्लादेश में क्या, अभी ये फैक्ट्री चलाने के लिए तो बिजली, ये 24 घंटे फैक्ट्री चलाएंगे,
जितना अगर माल अगर किसी को सप्लाई भी करनी है, कम टाइम पे माल सप्लाई करना है, अगर उनको चलानी है 24 घंटे तो बिजली की ज़रूरत होती है। अब बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश बोल रहा है भारत से हम बिजली खरीद ले रहे हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ है बिजली कंपनियों के साथ हम उसको रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो करते रहो बेटा, अभी जब बिजली कट जाएगा तब पूरे बांग्लादेश जब अंधेरे में बैठोगे ना, तब पता चलेगा कितना कतो धाने कतो चाल, देन यू विल रियलाइज कि कैसा लगता है किसी के साथ दुश्मनी मोलने में। अब बिजली कंपनियां मांगेगी पैसे, अभी तो तेल का निर्यात हो रहा है, ठीक है चल रहा है निर्यात, भारत अभी भी इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहा है, भेज रहा है, तेल भी दे रहा है, और जितने भी जैसे कि हमारे जो शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल साहब, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो भी पोर्ट्स वगैरह का जो भी काम भारत के यहाँ से हो रहा है, जो भारत कर रहा है बांग्लादेश में, वो सही तरीके से हो जाएगा, और जो लोन देना है या लाइन ऑफ क्रेडिट जो भी देना है वो सब दिया जाएगा बांग्लादेश को। तो ये आश्वासन इन्होंने दिए रखा है। लेकिन जब एंटी इंडिया जो है रैंट, जो हर रोज़ भारत के खिलाफ ऐसे चलाते रहोगे, तो भारत भी कितनी देर तक इसको सहेगा, ये भी बात एक है। और ऊपर से क्या है, रशिया जो है उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है वो उसने जो दे रखा है लोन, उसका इंटरेस्ट जो है अब आके खड़ा हुआ है $450 मिलियन पे। बांग्लादेश को उसको भी देना है वापस। अमेरिका बोल रहा है कि बांग्लादेश को, भाई देख तू अगर रशिया के साथ दोस्ती करेगा या टाइज रखेगा, जो भी एड मिलना है वो ख़त्म कर दूंगा और नहीं भेजूंगा। अब क्या किया जाए, कुछ कर नहीं सकते। और रही बात, यूनुस साहब जो है बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। उन्होंने क्या कहा अभी, उन्होंने कहा कि ढाका में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक को नियंत्रण किया जाए। तो अब क्या हुआ, 84 साल के यूनुस साहब ज़्यादातर अपनी जो जीवन है वो विदेश में बिताए हैं। अब जब इनका आके परमानेंटली यहाँ रहना पड़ रहा है, इधर उधर जाना पड़ रहा है ढाका शहर के बीच, तो उनको अभी लग रहा है कि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 घंटे 3 घंटे लग रहे हैं, तो ट्रैफिक को थोड़ा नियंत्रण में लाया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, वो अगर ट्रैफिक को नियंत्रण लाना है ढाका शहर के बीच, तो ज़्यादा क्या चलती है वहाँ पे, रिक्शे चलती हैं, ऑटो रिक्शा चलती है और बसेस चलती है। अब क्या होगा, अब ऐसे नौबत ना आ जाए, खुदा ना खस्ता भगवान ना करे, ऐसे नौबत ना आ जाए कि रिक्शों वालों को मार मार के ढाका शहर से भगा देंगे वो लोग, मान के चलिए ये बात। और ये अगर किया उन्होंने तो रिक्शों वालों के पेट पे लात। यही रिक्शे वाले तख्ता पलट में इन्हीं स्टूडेंट्स का साथ इन्होंने दिया था, और इन्हीं के पेट में ये लात मारेंगे, लिखवा लीजिए मेरे से। ऊपर से ऑटो रिक्शा वाले, वो भी, उनको भी बोलेंगे कि भाई तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओगे, यहाँ बीच में कहीं नहीं रुक सकते। बस वालों को भी वही कहेंगे कि यहाँ से वहाँ तक जाओगे, कहीं रुक नहीं पाओगे। इतनी तकलीफ़ होगी अब जब स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ना ट्रैफिक को, सोचिए मत। उनका बेसिकली ट्रैफिक अपने सहूलियत के लिए, खुद अपने सहूलियत के लिए, और अपने जो मंत्री जो बने बैठे हैं उनके सहूलियत के लिए। और अभी क्या होगा, विदेश से टीमें आएंगी, बैंक्स आएंगी, दूसरे संस्था आएंगी, क्यों ना, पैसे चाहिए बांग्लादेश को, तो उनके जाने आने के लिए बहुत असुविधा हो रही है। तो वो चाहते हैं कि इसके लिए बांग्लादेश के ढाका शहर में उनका ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन करना है। लोग जाए भाड़ में, लोगों को और देर हो जाए, लेकिन मैं सही से रहना है, मुझे सही से रहना है, और मैं तो रहूँगा अभी 5-7 साल पावर में। तो यही माहौल है अभी देखिए, 2 चीज़ें इसमें हो सकती है। एक तो है कि दोबारा से जो है फोर्सेस जो हैं तख्ता पलट की अभी कोशिश करेंगे, या यूनुस साहब जो है वो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन दूसरा जो है वो संभव इतना जल्दी नहीं है, क्योंकि ना अमेरिका जो है उसका इंटरेस्ट जब तक पूरा नहीं होता वो इनको जाने नहीं देगा, और उनका इंटरेस्ट पूरा होने में अभी वक्त लगेगा। अभी तुरंत से अगर वो अमेरिका वहाँ बांग्लादेश के भीतर बेस बनाएगा तो दूसरे देश जो है आस पड़ोस के वो अलाउ नहीं करेंगे।
बेसिकली इंडिया छोड़ेगा नहीं, और बांग्लादेश के भीतर जो एंटी सोशल या एंटी इंडिया जो चला रहे हैं ना कैंपेन, जो बोल रहे हैं, कहीं सच ना हो जाए, इस पे भी ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो तक नमस्कार।